इस वीडियो में हम डेक्सोना टैबलेट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो डेक्सोना टैबलेट है ये एक स्टेरॉयड ग्रुप ऑफ ड्रग्स में आता है। साथ ही साथ इसमें डेक्सामेथासोन ये कंटेन करता है 0.5 mg में, और इसका इस्तेमाल काफ़ी सारी बीमारियों को, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, मतलब किन किन कंडीशंस में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ पे हमारे डॉक्टर्स इस दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कॉमनली इस दवाई का इस्तेमाल इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, एलर्जिक कंडीशंस में, ऑटो इम्यून बीमारियों में और कई बार कैंसरस कंडीशंस में भी किया जाता है। कई बार जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, एलर्जिक कंडीशंस, उसमें हम देखते हैं कि हमारे शरीर में सूजन है, दर्द है, रेडनेस है, और कई बार होता है कि खुजली जैसी परेशानी भी होने लगती है। तो इन कंडीशंस में जो कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम कॉज करते हैं, उनको ये जो डेक्सोना टैबलेट है वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स हो रही थी और एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो ठीक हो जाती है, उससे हमें फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ जो ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं उनमें भी ये जो हमारी जो इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट ही काम करने लगती है उसको लोअर करते हैं, उसको थोड़ा सा कम करते हैं, जिसकी वजह से उसके होने वाले जो प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं और फर्दर इस दवाई को लेने से उसमें हमें आराम मिलता है। तो कई सारे ऐसे एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, सोरियासिस है, एक्जिमा है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ है, और भी बहुत सारे ऐसे एलर्जिक कंडीशंस होते हैं जिसमें इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसमें हमारे डॉक्टर इस दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस दवाई को जब हम लेते हैं तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? तो कुछ एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि इस दवाई को लेने के बाद हमें हो सकते हैं। हालांकि जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कुछ टाइम में जब बॉडी इसके हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लेती है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, वो डिसअपीयर कर जाते हैं, लेकिन कई बार ये परसिस्ट भी करते हैं। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, पेट में थोड़ा सा अपसेट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, वेट गेन एंड कुशन सिंड्रोम, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस में इन साइड इफ़ेक्ट्स को देखा जाता है। तो कुशन सिंड्रोम्स हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, कई बार इन्फेक्शंस जो होते हैं इसको लेने के दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये इस दवाई को लेने के दौरान देखे जा सकते हैं। अच्छा, जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक तो अगर माइल्ड लेवल के होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं, तो कुछ टाइम पे वो अपने आप को बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और वो जो प्रॉब्लम्स होती है डिसअपीयर हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया अभी। साथ ही साथ मैक्सिमम जो साइड इफ़ेक्ट्स की प्रॉब्लम होती है किसी भी दवाई की, वो इस कारण से होती है क्योंकि हम जो दवाई लेते हैं वो अपने डॉक्टर के कहे अनुसार, जिस तरीके से वो एडवाइस कर रहे हैं उस तरीके से हम नहीं लेते हैं, अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फिर हमें परेशान करते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर जब भी कोई दवाई आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसी हिसाब से लें, जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसी डोज में लें, और जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है, उसका प्रभाव, उसका जो बेनिफिट है पूरा लेने के लिए जिस टाइम पे आप एक दिन दवाई लेते हैं, नेक्स्ट डे भी उसी टाइम पे उस दवाई का इस्तेमाल करें। और जो डोज है उसमें अपने हिसाब से कोई भी ऑल्टरेशन ना करें, जिस डोज में और जितने टाइम के लिए, यानी कि जितने ड्यूरेशन के लिए कहा गया है उसी तरीके से दवाई को लें। कोई चेंजेस उसमें ना करें कि हमें बेनिफिट मिल गया तो हमने पहले लेना बंद कर दिया, हमें बेनिफिट नहीं मिला तो और लंबे समय तक लेते रहें, या फिर दोबारा हमें कोई प्रॉब्लम हुई सेम तो हमने वो दवाई अपने आप से ले लिया। ये सारी गलतियां करने से हमें बचना चाहिए। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाई के उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं और उसकी जो सिवियरिटी है वो ज़्यादा लग रही है, आपको प्रॉब्लम कर रही है, आपको बॉदर करे, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को फिर तुरंत संपर्क करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि साइड इफ़ेक्ट्स में इन्फेक्शंस कई बार बढ़ जाते हैं इस दवाई को लेने के साथ में। तो एक्चुअली क्या होता है कि इन्फेक्शंस वाले जो कंडीशंस होते हैं इनको और ज़्यादा ये दवाई ख़राब कर देती है। तो अगर आपको पहले से कोई इन्फेक्शन है, कोई संक्रमण है, जैसे कि बुखार है, गले में खराश है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम पहले से आपको प्रेजेंट है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ताकि इसकी वजह से इन्फेक्शंस वाली जो कंडीशन है वो और ख़राब ना हो, इन्फेक्शंस और ज़्यादा ना बढ़ जाएं।
साथ ही साथ जब हम इस दवाई को लेते हैं तो कोशिश करें कि हमेशा हम कुछ खाने के बाद ही लें, मतलब खाली पेट ना लें, कुछ खाने के बाद लें, ताकि जो स्टमक अपसेट है उससे हम बच सकें। और इस दवाई को कूटने पीसने की, क्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस दवाई को हम 1 गिलास पानी के साथ एज इट इज़ सॉलो कर सकते हैं। अच्छा, जब हम इस दवाई को लेते हैं तो कुछ एक सेफ्टी टिप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हमें इस दवाई को अल्कोहल के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो अनसेफ हो सकता है, वो फर्दर प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, तो अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उसके अलावा अगर जो मरीज़ है वो महिला है, वो प्रेग्नेंट हैं या फिर वो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। उसके हिसाब से यही दवाई देनी है या कोई और देना है या फिर डोज में कोई एडजस्टमेंट्स करने हैं, वो आपके डॉक्टर डिसाइड कर पाएंगे। जो ड्राइविंग है, कोशिश करें इस दवाई को लेने के बाद ड्राइविंग अवॉइड करें। साथ ही साथ अगर किडनी या लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको पहले से नोन, स्पेशली किडनी रिलेटेड, तो ज़रूर अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि कई बारी किडनी प्रॉब्लम्स में ये जो दवाई है आपके किडनी पे ओवरलोड उसको कर सकती है, लोड ज़्यादा कर सकती है, तो उसी हिसाब से डोज का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो अपने कोई भी अगर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। उसके अलावा अगर आप पहले से कोई और दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई और बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके लिए आप दवाई ले रहे हैं, या फिर कोई और दवाइयाँ जो कि ओवर द काउंटर दवाइयाँ हैं, कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, कोई और हर्बल प्रोडक्ट आप यूज़ करें, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, आप पहले से किसी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसके लिए दवाई ले रहे हैं, या फिर कोई और भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, आपके डॉक्टर को नहीं पता होता है, वो आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और जो पहले से आप दवाई ले रहे हैं उसके साथ उसका इंटरेक्शन होता है, जो कि फर्दर आपके शरीर पे हार्मफुल इफेक्ट्स डाल सकता है। फॉर एग्जांपल एम्फोटेरेसिन बी है, एस्पिरिन है, इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं, अगर हम इसको डेक्सोना टैबलेट के साथ लेते हैं तो फर्दर ये हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे शरीर पे डाल सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, एस्पिरिन है, एम्फोटेरेसिन बी है, एम्लोडिपिन है, कार्बोज है, ये सारे जो कॉमन ये कॉमन मेडिसिन है जिनके साथ इनका ड्रग इंटरेक्शन इस टैबलेट का हो सकता है। तो कुछ भी ऐसी आप दवाई लेते हैं तो अपने डॉक्टर को आप ज़रूर इन्फॉर्म करें। अब अगर हम इसके प्राइस रेंज की बात करें तो इसका जो प्राइस होता है ये 6 रुपये 72 पैसे यानी कि 6 रुपये 72 पैसे हैं। उसके अलावा मार्केट में अलग अलग ब्रांड से सेम कॉम्पोजिशन के साथ और भी कई सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि कॉमनली अलग अलग नामों से मिलती हैं। अगर हम इसके कॉमन सब्स्टिट्यूट्स की बात करें तो उनके नाम हैं डेमिसोन है, यूरोडेक्स है, डेक्डेन है और डेक्सेजी है। तो ये कॉमन सब्स्टिट्यूट्स हैं सब कुछ इसके, जो कि डेक्सोना के जो डेक्सोना नाम है उसके जगह सेम कॉम्पोजिशन में ये सेम कॉमन सब्स्टिट्यूट्स को भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमने बात किया जो डेक्सोना टैबलेट है उसके बारे में, उससे जुड़ी जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। इससे जुड़े और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं।